हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। YouTube वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों ने पता ही कर लिया होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने हमें कमेंट में बताया कि हमें इस टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है, इस टॉपिक पर हमें अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाए जिससे हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ अपने एग्जामिनेशन में। आप ही लोगों की डिमांड पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक अच्छी तरीके से कॉपी कैसे लिखें। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम समझने वाले हैं कि एक अच्छी तरीके से राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें और एक अच्छी तरीके से हम अपनी कॉपी में कैसे अपने आप को प्रदर्शित करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट करते रहते कि हमने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन हमको सब आ रहे थे लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आ गए। ऐसा क्यों? हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरी कॉपी भर दी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सारे क्वेश्चन आ भी रहे थे हमको लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आ गए। तो उन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आपके नंबर कहाँ पर कम हो रहे हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपके नंबर कहाँ पर कम हो रहे हैं। ठीक है, और आपको किस तरीके से कम शब्दों में कम मेहनत में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और अच्छे नंबर लेकर आना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ये जो चैनल लो समझ लो है, इस पर जो है स्नातक के छात्रों, चाहे आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, छात्रों के लिए विभिन्न विषयों पर आधारित बेहतर कंटेंट लेकर आता है। ठीक है, आपके सभी विषयों की इस पर प्रिपरेशन कराई जाती है और पूरी मेहनत और जी जान से हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा सदैव प्रयास रहता है कि हम आपके लिए प्रत्येक विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक को स्पष्ट तरीके से और अच्छी तरीके से आपको समझाएं। और बीते कुछ वर्षों में हमारे इस चैनल से बहुत सारे छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया अपने एग्जामिनेशन में, जिनके रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख पाएंगे कि उन्होंने खुद कमेंट करके हमें बताया कि सर आपके चैनल से हमारी बहुत हेल्प हुई है, आपके चैनल की वजह से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ें और बहुत बीए और बीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अपना स्किल डेवलप करें, राइटिंग स्किल डेवलप करें, जिससे वो आगे जाकर कभी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो जो राइटिंग स्किल उनका है उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। हम इस तरीके से अपना मोटिव बना के चलते हैं कि आप लोग राइटिंग स्किल कम से कम बहुत अच्छी तरीके से इन्हांस हो जाए आपकी, और आपका जो नॉलेज है वो भी बहुत डीप तक चला जाए, जिससे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आप बहुत ही अच्छा राइटिंग स्किल प्रदर्शित कर पाएँ और जिससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। लेकिन हमने अक्सर कई छात्रों से उनकी समस्याओं को सुना है। उन्होंने कहा कि सर प्रश्न तो हमें सभी ठीक ठीक आ रहे थे जैसे कि हमने बताया, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे नंबर कम आ रहे हैं। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको हम जब तक हम बारीकी से नहीं समझेंगे कि हमारे नंबर कहाँ कम हो रहे हैं, ख़ासतौर से मैंने ग्रेजुएशन के बच्चों को देखा है, बीए को लेकर, बीएस जो स्टूडेंट बीए कर रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, उनको लेकर मैंने ये मुद्दा बहुत आम देखा है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें राइटिंग स्किल बहुत मैटर करता है। यदि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल का मतलब उसमें बहुत सारे मुद्दे आते हैं। सिर्फ आपकी राइटिंग नहीं देखी जाती है कि आपने अक्षर कितने सुंदर लिखे हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जो कि हम वीडियो में आगे समझेंगे कि राइटिंग स्किल के अंतर्गत हम कौन कौन से पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है ये। ठीक है, सुंदर दिखना ही राइटिंग नहीं होती। अपने शब्दों को एक अच्छी पेन से लिख देना और सुंदर सटीक बना देना, ये ही नहीं राइटिंग स्किल होती। उसके अंदर का कंटेंट भी देखा जाता है, ड्यूरेशन भी देखी जाती है कि आप कितने नंबर का प्रश्न कितने शब्दों में दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी। कोई टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना, वो टॉपिक आना और उसका प्रदर्शन करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई टॉपिक आप अच्छे से समझ लिए हैं लेकिन उसको किस तरीके से प्रदर्शित करना है, क्योंकि आप जो कॉपी राइटिंग कर रहे हैं वहाँ पर आप, जब आप एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वहाँ पर आप मौजूद नहीं होंगे। इसलिए आपको ये अंदर जितनी भी मनोभावनाएं हैं, जितने भी आपके विचार हैं, वो सारे के सारे आपको कॉपी में ही छापने पड़ेंगे। ठीक है, आपने जो चीज़ें समझी हैं, जिस तरीके से समझी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उस कॉपी में आपको अच्छी तरीके से समझा देना है, जिससे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो हूबहू समझ ले कि विद्यार्थी हमें क्या समझाना चाह रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आप मौजूद नहीं होंगे, वहाँ पर सिर्फ आपकी कॉपी मौजूद होगी और कॉपी में आपको
आपको कितना भी आता हो वो मैटर नहीं करता, आपने कॉपी में कितना राइट किया है, कितनी अच्छी तरीके से आपने उसमें प्रदर्शन किया राइटिंग का, वो आपको मैटर करता है। ठीक है, फिर चाहे आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, इसलिए राइटिंग स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसी के बारे में आज हम डेप्थ में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये बड़ा अहम मुद्दा है। प्रदर्शन हम उसी चीज़ का ठीक कर पाएंगे जिसका हमें पर्याप्त अभ्यास या बोध हो। बोध का मतलब है अंडरस्टैंडिंग हो उसकी बहुत अच्छी हमें। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी कि बुक में जो कंटेंट लिखा हुआ है आप डिक्टो कॉपी उसको सारे वर्ड्स को याद नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। ये इम्पॉसिबल है कि आप बुक के सारे वर्ड्स को याद कर पाएँ, और जब सारे वर्ड्स याद नहीं कर पाएंगे तो उसको बेहतर होगा कि उसको हम समझ लें और वो समझी गई बात को हम अपने शब्दों में प्रदर्शित कर दें। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हम डिक्टो कॉपी किसी बुक का कंटेंट नहीं याद कर पाएंगे और ये पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों। बेहतर ये होगा कि हम उसको समझ लें और उसको अपने भाषा में हम प्रदर्शित करें, अपनी भाषा में हम व्यक्त कर दें। लेकिन अपनी भाषा में व्यक्त करना, अपने भाषा में व्यक्त करने का मतलब है कि आपको किस तरीके से राइट करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कन्वर्सेशन के माध्यम से नहीं बताना है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी राइटिंग स्किल के माध्यम से अपना परफॉर्मेंस देना है, अपना प्रदर्शन करना है। और किसी टॉपिक को कितनी सटीकता से, कितने कम शब्दों में, अच्छे वर्ड्स में हम बेहतर तरीके से कंटेंट लिख पाते हैं वो मैटर करता है दोस्तों। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर करने के लिए कम से कम हमें 4 से 5 पेज राइट करना होता है। 4 से 5 पेज आप तभी राइट कर पाएंगे जब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होगा। नॉलेज के साथ साथ उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, कि कितनी बेहतर तरीके से उसको आप समझ सकते हैं और कितनी बेहतर तरीके से उसको आप अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से उसको रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि टॉपिक से जुड़ा हुआ, यदि आप उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, यदि जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, यदि उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई रिसेंटली मुद्दा चल रहा है, कोई मुद्दा अभी जो हाल ही में घटित हुआ है, यदि उसको भी ऐड कर देंगे तो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा आपका आंसर। तो इन सभी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे कि कैसे हमें इन सभी को समझें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि वो जो कुछ मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें ध्यान में रखना है, वो कौन कौन से हैं। दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि 2017 से पहले का जो पेपर होता था वो दोनों के दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव होते थे, लेकिन 2017-18 के बाद में वो चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सभी का जो एक प्रश्न पत्र है वो ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है। वो बात अलग की है कि इस बार कोरोना के चलते आपका पूरा प्रश्न पत्र जो है वो ऑब्जेक्टिव बना दिया गया था, लेकिन हर बार कोरोना नहीं रहने वाला है, इसलिए आप लोग ये कंफर्म मान के चलिए कि आपका सिर्फ एक ही पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और एक दूसरा पेपर जो आपका है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आप रट लें या क्वेश्चन को समझ के उत्तर दें, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना होता है। ठीक है, आप रट के चूज कर सकते हैं या उसको समझ के चूज कर सकते हैं, उसमें आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। यदि ऑप्शन आपने सही टिक किया है तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो 15 से 20 मिनट की हो सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने जितनी भी लो समझ लो यूट्यूब चैनल पर क्लासेस अटेंड की हैं, 1-1 घंटे की क्लासेस अटेंड की हैं, उन सब का तभी मतलब निकल पाएगा जब आप उसका प्रदर्शन करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। क्योंकि आपने बहुत सारे कंटेंट आपको हम लोगों ने पढ़ा दिया है, उस कंटेंट को आपको किस तरीके से प्रदर्शित करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो आपको आना चाहिए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए, अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमने इस टॉपिक को, इस मुद्दे को कुछ पॉइंट में डिवाइड किया है। आइए हम उन पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें एवं उनका अनुक्रमांक जो है वो बिल्कुल सही डालें। आप लोग ऐसा ना करें, क्वेश्चन नंबर 4 डाला है और आंसर दे रहे हैं आप 5 का, तो ये उचित नहीं है और ये बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपने डाला है 5 नंबर और उसका आंसर दे रहे हैं 4 का, तो ये सही नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर शीट दी जाती है, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट दी जाती है, तो वहाँ पर शुरुआत में फ्रंट पेज पर ही लिखा होता है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो दोस्तों यही हमें भी करना है, हमें सभी प्रश्न अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर कम ही क्यों ना आता हो। कम आता है तो कम लिखें, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करें।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे चाहे कम ही करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि आपने थोड़ा बहुत लिखा तो आपको थोड़े बहुत नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपने कोई क्वेश्चन टच ही नहीं किया तो उसके नंबर तो मिलने ही नहीं, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को टच ही नहीं किया, उसके बारे में कुछ राइट ही नहीं किया, तो उसके नंबर बेसिकली सिंपल सी बात है, उसके कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले आपको। तो ये पहली बात, स्कोर ज़्यादा करना है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे उस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी ही नॉलेज क्यों ना हो। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको जो क्वेश्चन आता हो उसका आंसर आप सबसे पहले लिखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो क्वेश्चन आता है उसको आप सबसे पहले लिखें। इस बात को आप अच्छे से समझें। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है जो आपको अच्छी तरीके से आता है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छी तरीके से राइट कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, तो उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले राइट करना है। उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सबसे पहले राइट करना है और बहुत अच्छी तरीके से राइट करना है। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो सबसे पहले आपको वो आंसर पढ़ेगा। तो बेसिकली जो एग्जामिनर्स होते हैं वो पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जब पहला दूसरा क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से राइट करेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आ रहा था आपने सबसे पहले उसको लिखा है और बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, तो जब एग्जामिनर आपका पहला ही क्वेश्चन दूसरा ही क्वेश्चन पढ़कर बहुत सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत से कॉपी राइटिंग की है और बहुत अच्छी तरीके से इसने पढ़ाई भी की है। तो एक सकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे आपने आगे चल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा, उनकी जो राइटिंग स्किल है वो डाउन भी हो गई है, उनका जो कंटेंट है वो डाउन भी हो गया है, तो उस पर वो ज़्यादा विचार नहीं करेगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है दोस्तों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने पहला कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वो ऐसा नहीं बनाएंगे, वो काफ़ी रिसर्च के बाद ही बनाएंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यदि आपने फर्स्ट में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से इन्हांस कर दिया, अच्छी तरीके से उसको राइट कर दिया, तो वो बहुत अच्छा प्रभाव डालता है एग्जामिनर के ऊपर, और जिससे चल कर आपकी राइटिंग, आपका कंटेंट पुअर भी होता है तो वो अच्छे नंबर आपको ठीक ठाक दे देता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कि राइटिंग एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा काट पीट ना करें, ओवर राइटिंग से बचें। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एग्जामिनेशन टाइम में आंसर राइटिंग करते टाइम आपके कुछ वर्ड्स गलत ज़रूर होंगे, ये कॉमन है, ये सबसे हो जाते हैं। बेसिकली सारे स्टूडेंट में मैंने ये पाया कि उनसे कुछ ना कुछ वर्ड्स गलत हो जाते हैं, और गलती हो गई बात ये नहीं है, गलती होने के बाद आप लोग उस पर बहुत ही कई बार पेन चला देते हैं, बहुत गोचा पीछी कर देते हैं, तो वो नहीं करना आपको। यदि आपसे कोई वर्ड मिस्टेक हो गया, आपका कोई वर्ड गलत हो गया, तो उस पर एक हल्की सी लाइन चला दीजिए, हल्का सा कट मार दीजिए, जिससे आपकी जो आंसर राइटिंग की जो स्वच्छता है वो बरकरार बनी रहे। ठीक है, आपका जो पेज है वो धब्बा ना दिखे, वो बड़ा ही साफ सुथरा सुंदर सा दिखे। और ओवर राइटिंग से आपको दोस्तों बचना है। ओवर राइटिंग का मतलब ये है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल कुछ और रहा है, क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है, हम लिख कुछ और रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ये उचित भी नहीं है। जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, क्योंकि आप इतना मान के चलिए कि जो आपके एग्जामिनर्स कॉपी चेक करते हैं वो किसी न किसी कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं। ठीक है, और जो प्रोफेसर्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, उस सब्जेक्ट में जो उनकी है पकड़ है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो आप ये ना समझे कि हमने टीचर्स को घुमा दिया, हमने टीचर्स को ही चकमा दे दिया और क्वेश्चन में डिमांड कुछ और थी, हम कुछ और लिख के आ गए हैं और अपना पेज फुल करके चले आए हैं। तो आप इतना मान के चलिए कि जो क्वेश्चन की डिमांड है कम से कम आप उतना ही लिखें, सटीक वर्ड में लिखें और स्पष्ट शब्दों में लिखें। ठीक है, तो ये ओवर राइटिंग से हमें बचना है। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अब उस पर हम बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मुख्य बातों को अंडरलाइन जरूर करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये पॉइंट जो है ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। किस तरीके से डालता है उसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपने पूरा पेज अपने आंसर से भर दिया है, अब एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी जो होता है उसको कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं। तो वो सिंपली से सोचेगा कि हम कम समय में कितनी ज़्यादा कॉपियाँ चेक कर दें। तो वो करता क्या है कि मेन पॉइंटों को देखता है, हाईलाइट पॉइंटों को ज़्यादा देखता है। इसलिए जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का जो डिमांड है, उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, उन वर्ड्स का जो मतलब है, जो एक कम शब्दों में मतलब है, उसको आप लोग हाईलाइट ज़रूर करते हैं। यदि कोई डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद है,
महान व्यक्ति द्वारा वो बात कही गई, साइंटिस्ट द्वारा वो बात कही गई, कोई पॉलिटिशियन द्वारा वो बात कही गई, कोई सोशोलॉजिस्ट द्वारा वो बात कही गई है, तो उनके शब्दों को जो है आप हाईलाइट करके लिखें, बहुत ही अंडरलाइन करके लिखें, जिससे एग्जामिनर का जो नज़र है वो सीधा उस पर पड़ता है और वो उसको देखकर ही समझ लेता है कि आपने आंसर में क्या राइट किया होगा। ठीक है, तो वो पूरा पेज नहीं पढ़ता, फिर आपने चाहे जो लिख दिया हो, क्योंकि आपने उसका जो ध्यान है वो एक निश्चित पॉइंट पर खींच लिया है और उसी पॉइंट को पढ़ेगा और आपको पूरा नंबर दे देगा। तो कहने का सेंस ये है कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो मुख्य बातें हैं, उनको अंडरलाइन ज़रूर करें, या फिर उनको बेहतर यह होगा कि उनको आप ब्लैक पेन से लिखें। जैसे कि आप पूरा आंसर ब्लू पेन से लिखते हैं तो वो मेन बातें जो हैं आप ब्लैक पेन में कर दें और उसको अंडरलाइन भी कर दें। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आप इन सारे पॉइंट को फॉलो करते चलेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 4, सेंटेंस के हिसाब से जो शब्द ज़्यादा उपयुक्त हो उसे ही लिखें, वह चाहे दूसरी भाषा का ही क्यों ना हो। दोस्तों ऐसा कई बार हमने देखा है बुक्स में, इवन बुक्स में भी हमने देखा है, बहुत सारे स्टोरीज में भी हमने देखा है कि हिंदी भाषा में जो है उसमें उर्दू के भी कुछ वर्ड्स मिला दिए जाते हैं, इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स मिला दिए जाते हैं, और या इवन संस्कृत के कुछ वर्ड उसमें उठा के डाल दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध हिंदी ही लिखनी है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना कि बिल्कुल प्योर हिंदी लिखनी है, ये नहीं चलेगा। मतलब कि जो वर्ड्स आपको ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहे हों, जो ज़्यादा प्रचलित हों, कहने का मतलब है, फिर वो चाहे हिंदी के हों या संस्कृत के कुछ वर्ड उठा लो या फिर उर्दू के कुछ वर्ड उठा लो, इंग्लिश के कुछ वर्ड उठा लो, वो सारे वर्ड्स को मिक्स करके लिखो। ठीक है, जो वर्ड्स आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, जो वर्ड्स ज़्यादा प्रचलन में हो, उन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करो। तो ये वर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कंटेंट बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी भाषा में लिखें, जो एग्जामिनर होगा उसको भी पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि वो भी बहुत हिंदी का ज्ञाता नहीं होता। क्योंकि आपने यदि जैसे वो मान लीजिए कि वो पॉलिटिकल साइंस का टीचर, वो सोशियोलॉजी का टीचर है, या फिर वो फिजिक्स का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी नहीं आती, या फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश भी नहीं आती। वो कॉमन वर्ड्स को पढ़ता रहता है, ठीक है, वो कॉमन वर्ड्स पे काम करता रहता है, तो उसको ना तो ज़्यादा अच्छी तरीके से इंग्लिश आती है, ना ज़्यादा अच्छी तरीके से हिंदी आती है। अब हिंदी सिर्फ हिंदी के टीचर को ही आएगी, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश के टीचर को ही अच्छी तरीके से आएगी। हालांकि वो प्रोफेसर है तो अपने विषय में प्रोफेसर है, समझ रहे हैं आप हमारी बातों को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मिक्स वर्ड्स में लिखें, जो प्रचलन में हो उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने आंसर को बड़े ही सटीकता से लिखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पेपर मैनेजमेंट। पेपर मैनेजमेंट क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। जितने पॉइंट हम लेकर आए हैं सारी चीज़ें आपको समझनी है। पेपर मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे स्कोर दिला सकता है। यदि आपने पेपर मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आपके नंबर वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए पेपर मैनेजमेंट आखिर है क्या? पेपर मैनेजमेंट ये है कि किस क्वेश्चन को, कितने नंबर के क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, उसका जो आंसर है वो कितने पेज में राइट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना करें कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 नंबर का है, उसका आंसर आप दिए जा रहे हैं 3-4 पेज में, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाए जा रहे हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं छूट जाएंगे और आपका टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, जिससे आपके नंबर में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। देखिए पेपर मैनेजमेंट में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है, जिसको आइए हम समझते हैं। क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट में दिया गया है कि कितने अंक के प्रश्न को कितने शब्दों में लिखें या फिर कितने पेज में लिखें, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए इसी को हम समझते हैं कि कितने अंक के प्रश्न को कितने पेज में हम लिखें, उस पर हम कितना टाइम दें और कितने शब्दों में लिखें। दोस्तों जो पहला हमारा है वो है, यदि आपके सामने 3 नंबर का 3 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जो आंसर है वो आप 2 पेज में दें। ठीक है, 2 पेज पर्याप्त है। यदि आपके सामने कोई 3 नंबर का प्रश्न आता है तो 2 पेज में उसका आंसर लिखें, सटीक शब्दों में लिखें, अच्छे वर्ड में लिखें। दूसरा जो हमारा है, यदि आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसको आपको 4 पेज में लिखने हैं। ठीक है, और यदि आपको 10 नंबर का क्वेश्चन राइट करना है,
10 नंबर का क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको राइट करना है, तो उसके लिए कम से कम आप 8 पेज की राइटिंग ज़रूर करें, जिससे आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएं। पीछे बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए 8 पेज का आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसके लिए किसी भी टॉपिक पर अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है, और यदि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप बड़ा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इन क्राइटेरिया को आप जरूर याद करिए। यदि 3 नंबर का है तो 2 पेज सफिशिएंट है, पर्याप्त है इतना। यदि 6 नंबर का है तो आप 4 पेज जरूर लिखें, और यदि 10 नंबर का है तो 8 पेज आप कंपलसरी है कि इतना लिखें। 7 चलेगा या फिर 1 पेज ऊपर नीचे भी चलेगा, 7 लिखें या फिर 8 लिखें या फिर 9 भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप 10-12 पेज लिखे जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में आप पढ़े हुए हैं, बाकी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे। तो ऐसे में आपके जो नंबर हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट करें। तो पेपर मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने पेज में लिखने हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखें। दोस्तों उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बात आती है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए काफ़ी है कैसे लिखना है, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, कॉपी किस तरीके से हमें राइटिंग करनी है वो हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन एक उत्तर को किस तरीके से हमें राइट करना है, दोनों में डिफरेंस है, समझना इस बात को। कॉपी हमें पूरी कॉपी ओवरऑल किस तरीके से राइटिंग करनी है। ठीक है, सभी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने समझा, लेकिन एक उत्तर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक उत्तर की जो आंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक उत्तर में क्या क्या कंटेंट हमें डालने हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमें कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट जो है भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना क्या होता है एक्चुअल में, ये जो भूमिका होती है इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल भी बोलते हैं। तो ऐसा होता है, इसमें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मान लीजिए इसको। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है कि आप जिस टॉपिक के बारे में आप अपना आंसर राइट करने जा रहे हैं उसका एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम किसके बारे में आखिर लिखने जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप, यदि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। क्योंकि इंट्रोडक्शन कहते हैं, इसमें भी वही रूल फॉलो होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि इंट्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, किसी भी आंसर का जो इंट्रोडक्शन होता है इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को ही पढ़ा जाता है, उसको पढ़कर ही समझ लिया जाता है कि आप कंटेंट में क्या लिखने वाले हैं। देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कि कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका ट्रेलर पहले ही लॉन्च कर दिया जाता है। आप लोग ट्रेलर देखकर ही बता देते हैं कि हाँ इस मूवी में ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप ये इंट्रोडक्शन को एक ट्रेलर समझ के चलिए। यदि आपका ट्रेलर अच्छा रहेगा तो बेसिकली आपका आंसर बहुत ही अच्छा जमेगा। ठीक है, दूसरी बात जो हमारी है कि वो यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जिनकी आपको परिभाषा देना बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उनकी परिभाषा यदि आप अच्छे शब्दों में हाईलाइट करके अंडरलाइन करके दे देते हैं तो वो बहुत सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हेंस करना है, इसी को कहते हैं कि यदि आपने आंसर में कुछ चीज़ों को मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया और कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको डेफिनेशन के सहित लिख दिया, उनकी परिभाषा भी लिख दी, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो बेसिक आंसर। बेसिक आंसर का मतलब क्या है वो समझते हैं थोड़ा सा। किसी भी चीज़ को समझाएं तो आप बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, यदि वो सोशोलॉजी का टीचर, वो पॉलिटिकल साइंस का टीचर, वो केमिस्ट्री का टीचर है, तो उसको अच्छी तरीके से हिंदी नहीं आती है, उसको इंग्लिश भी अच्छी तरीके से नहीं आती है, उसको सिर्फ कॉमन वर्ड्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी का बहुत सारा नॉलेज बटोर लिया और बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स उठा के लिख रहे हैं, तो ये नहीं, बेसिक आंसर आपको लिखना है। ठीक है, बेसिक शब्दों में आपको लिखना है। फोर्थ नंबर हमारा है आलोचना या पक्ष विपक्ष। ठीक है, जैसे कि आपने किसी मुद्दे के बारे में अच्छी तरीके से लिख दिया है, आपने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इनसे ये प्रभाव पड़ा है, तो उसके बाद में एक छोटा सा आप आलोचना भी लिखेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें अच्छी तो हैं लेकिन इसके बारे में कुछ इसके दुष्प्रभाव भी हैं। ठीक है, उनकी कुछ कमियाँ भी हैं,
तो उन कमियों और उन दुष्प्रभावों के बारे में आपको ज़रूर वर्णन करना है। तो यही हमारा है कि आलोचना पक्ष, ठीक है। अब पक्ष विपक्ष क्या है? पक्ष विपक्ष का मतलब भी वही है कि एक पक्ष में आप उसके सपोर्ट में हैं और दूसरे पक्ष में आप उसके विरोध में हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से आपको किसी भी चीज़ को देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो 5 नंबर कंक्लूजन। ये भी बहुत अहम मुद्दा निभाता है हमारे आंसर में। देखिए, आपने पूरा आंसर राइटिंग कर दिया, ठीक है। उस आंसर राइटिंग में आपके जो कुछ बातें बच गई हैं, आपको जो लगता है कि हाँ ये बातें मुझे डालनी चाहिए थी इस बीच में, और मैं इस बीच में अपनी बातों को नहीं राइट कर पाया हूँ, नहीं लिख पाया हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको निष्कर्ष में डाल देनी है कि हाँ, और ये जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं इनका मतलब क्या है, इनका निष्कर्ष, इनका निचोड़ क्या निकलता है, वो आप कंक्लूजन में डाल दें, वो आप निष्कर्ष में डाल दें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और 6 नंबर जो हमारा पॉइंट है, यदि कुछ बातें पॉइंट में कहनी ज़रूरी हो तो उनको पॉइंट बनाकर ज़रूर लिखें। थोड़ा सा टाइम निकालकर आपको इस वीडियो को टाइम देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर जो मेहनत की है उसका जो, यदि आपने प्रेजेंटेशन सही से नहीं किया, मान लीजिए कि किसी स्पीच की तैयारी आप बहुत दिन से कर रहे हैं, आपको माइंड में है कि नहीं मुझे स्टेज पे जाना है और इस स्पीच में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। यदि मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उस स्पीच के पीछे, लेकिन आप स्टेज पे गए, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए अपने अंदर, उसको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सारी की सारी मेहनत आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। तो इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार आपने बहुत सारी मेहनत की साल भर से, उसका यदि एक दिन में आप अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो वो बहुत ही बुरा फील कराएगा आपको, बहुत ही बेकार, मेहनत आपकी पूरी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यदि फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने आप लोगों का जितना भी टाइम लिया है, आप लोगों को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसके बाद से आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपनी राइटिंग स्किल में, अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ये हमारा विश्वास है और आप लोगों से आशा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।